डेंसिटी करनी थी अपने को। डेंसिटी करनी थी अपने। जो हुआ एक बार वो कल वाली वीडियो देख लेना ना, वहां से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर अपने रिवीजन के टाइम कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। कल इस चैप्टर की डाउट क्लास रख लेंगे, चलो ठीक है रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो देखो डेंसिटी क्या होती है अपने पास में। डेंसिटी सभी को पता, मास अपॉन वॉल्यूम। एक मिनट आया। हाँ जी, डेंसिटी पे आते हैं। तो देखो डेंसिटी क्या होती है अपने पास में, मास अपॉन वॉल्यूम। ये अपने पास में क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो मास और वॉल्यूम में जो भी मतलब चीज डिपेंड करती है, जैसे कि एटॉमिक वेट हो गया, तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी अपने पास में, वो चीज देखते हैं। एटॉमिक वेट पे, क्योंकि मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन पे, इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए कि अपने पास में वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो वहां से वॉल्यूम में चेंज आएगा। और पैकिंग कैपेसिटी, पैकिंग कैपेसिटी होती है अपने पास में, जैसे कि एक पर यूनिट वॉल्यूम था, मतलब 1 मीटर क्यूब का कोई क्यूब अपने पास में, ऐसा कुछ ना, वहां पे कितने एटम्स आ रहे हैं अपने पास में, कोई भी गैस है तो गैस के कितने एटम्स आ रहे हैं, तो वहां से अपने को क्या पता चलती है, उसकी डेंसिटी पता चलती है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में इतने एटम्स आ रहे हैं, तो वहां से अपने उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और केमिकल बॉन्ड पे, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल्स उतने पास पास में रहेंगे। जैसे कि सॉलिड्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं सॉलिड्स में, ऐसा कुछ बिल्कुल पास पास में रहते हैं ना। फिर लिक्विड, फिर अपने पास गैस में तो बहुत ज्यादा दूर पे होते हैं मॉलिक्यूल्स अपने पास में। तो ऐसे, तो जो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होगा उसके हिसाब से बताएंगे कि वहां पे डेंसिटी ज्यादा है या फिर कम है। तो ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक वेट, पैकिंग कैपेसिटी और केमिकल बॉन्ड पे। इन ए ग्रुप वॉल्यूम ऑफ द एटम इंक्रीजेस। अब देखो ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है और विद द एटॉमिक वेट, बट एटॉमिक वेट इंक्रीजेस मोर देन द एटॉमिक वॉल्यूम, सो डेंसिटी इंक्रीजेस इन द ग्रुप। तो अपने पास टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने पे तो बता ही सकते हैं। देखो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट इंक्रीजेस टिल मैक्सिमम देन डिक्रीजेस, एस ब्लॉक टू डी ब्लॉक इंक्रीजेस, डी ब्लॉक टू पी ब्लॉक डिक्रीजेस। तो इन पीरियड में क्या होगा अपने पास में, डेंसिटी एस से डी ब्लॉक तक इंक्रीज होती है, फिर डी से पी ब्लॉक तक डिक्रीज होती है। इनर सेल वाला देखो, इनर सेल में इसलिए देखो यहाँ पे अपने पास में ये था, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, है ना। देखो इनर सेल में क्या होगा, जब इनर सेल में अपने पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह आएंगे, तो वहां से अपने पास में जो जेड इफेक्टिव है वो चेंज होगा। बट जेड इफेक्टिव तो लगभग कांस्टेंट रहेगा इनर सेल के अंदर, जैसे कि 0.85 होता है या फिर 1 होता है प्री पेनल्टीमेट सेल में, है ना। तो इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आते हैं तो वो उतना ही रहता है, पर मास चेंज हो जाता है। मास चेंज होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहा। वॉल्यूम अपने पास में क्या, अगर आउटर सेल में आता तब साइज इंक्रीज होता वगैरह ना, तो इनर सेल में है तो साइज का तो इंक्रीज हुआ नहीं, वॉल्यूम तो उतना ही रहा। पर अपने पास में क्या चेंज हो गया, मास चेंज हो गया। तो इसलिए मास चेंज होने के कारण डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है। और पीरियोडिक देखो, पीरियड्स में क्या होता है, एस टू डी ब्लॉक में अपने पास में क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। एस टू पी ब्लॉक में क्या होता है अपने पास में, डेंसिटी इंक्रीज होती है। ये इसलिए कि अपने पास में ऐसे मान लो कि जो मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो है वो इंक्रीज होता है, बाद में जो मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो, देखो मैंने बताया था डी ब्लॉक में क्या होता है, स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर बाद में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, फिर वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना, ऐसा बताया था आपको मैंने। तो उसके हिसाब से वो वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है इसलिए मैक्सिमम हो जाती है एक टाइम पे, फिर बाद में वापस मैक्सिमम पहुंचने के बाद वापस मतलब उसी लेवल पे आने के लिए वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए वो एस टू डी ब्लॉक के लिए इंक्रीज होती है, फिर डी ब्लॉक से पी ब्लॉक इंक्रीज होती है।
आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। ठीक है। तो पीरियड में समझ गया ना क्या होता है पीरियड्स में। देखो, ये एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक था। एस से डी ब्लॉक में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। डी ब्लॉक में क्या रहता है, पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज होता है। तो फिर इंक्रीज होता है, इसलिए वो डेंसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए वो पीरियड्स में पहले एक मैक्सिमम पॉइंट से चलेगी, फिर वहां धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होगी, तो इसलिए कहते हैं वो डिक्रीज हो रही है। मतलब हो गई लगभग एस ब्लॉक इक्वल ही आएगी, डिक्रीज होके लगभग, क्योंकि उसके साइज से लगभग सेम सही था। तो पर वहां पे अपने क्या बोल देते हैं कि वो डिक्रीज, क्योंकि एक मैक्सिमम पॉइंट पहले आ गया ना, इसलिए अपने पास में थोड़ा सा डिक्रीज, मतलब ऐसा ग्राफ में बनाऊं मैं, पहले इंक्रीज हो रही है, एक पॉइंट मैक्सिमम आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो गया, यहाँ तक पहुंच जाएगा। मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट से तो ज्यादा ही होगी, पर बाद में तो डिक्रीज हो रही है ना, बीच में एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया जहां पे जो डी ब्लॉक की साइज सबसे छोटा होगा, वहां पे मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा अपने पास में। तो इसलिए अपने पास में क्या होता है, एस टू डी ब्लॉक के लिए इंक्रीज होता है, बाद में डी ब्लॉक टू पी ब्लॉक डिक्रीज होता है। पैकिंग कैपेसिटी बताता हूँ। पैकिंग कैपेसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास में एक रूम है, रूम के अंदर मैंने एटम्स डाले, तो मेरे पास में 60% पार्ट में ही एटम्स आए, बाकी स्पेस क्या है, खाली है। बाकी स्पेस मेरे पास में क्या है, फ्री है। तो उस स्पेस में मतलब जो 60% पार्ट आया, तो उसकी पैकिंग कैपेसिटी कितनी है, 60% है। तो अगर वो 40% होती तो डेंसिटी उस हिसाब से कम आती, क्योंकि वहां पे एटम्स कम है। अगर वो 30% होते और ज्यादा कम आती, वही अगर 80% होती तो और ज्यादा, मतलब ज्यादा आती। इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन बताया तो था ना अभी, कि अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, मतलब उसकी साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब साइज में चेंज नहीं आएगा और उसका मास तो चेंज हो गई होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एक प्रोटॉन भी तो होगा ना ऐड, तो एक मास तो चेंज होगा, पर साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ओनली मास बढ़ेगा, तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी अपने पास में। तो इसलिए इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए। और टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी क्या रहती है, इंक्रीज होती है रेगुलरली। तो इसका ट्रेंड भी आप उस पेज पे लिख लेना। आगे चले। अब जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होती है, उनकी लो डेंसिटी होती है, क्योंकि आपने बाद में देखा था कि जो पी ब्लॉक में क्या होती है, वापस डिक्रीज होती है। जैसे कि ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी डेंसिटी 3.1। हाँ, और आई टू अपने आई जो आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना ना, इसमें वेरिएशंस आते हैं सेवंथ ब्लॉक में। देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है, और आई टू अपने पास जो बनता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये अपने केमिकल बॉन्डिंग में भी करेंगे अभी, तो है ना, तो वो चीज आप ध्यान रखना कि I2 अपने पास में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। बस ये याद रखने की चीज है, डेंसिटी मत याद रखना, कोई जरूरी नहीं है डेंसिटी याद करने की। वैसे इतना याद रखना, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस होती है, क्योंकि डेंसिटी कम होती है इनकी। उसके बाद डेंसिटी इसकी होती है ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की होती है। आयोडीन अपने पास में सॉलिड फॉर्म में हो जाता है ना। और एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शंस क्या है, द डेंसिटी ऑफ द सोडियम एंड मैग्नीशियम। डेंसिटी की यूनिट मास अपॉन वॉल्यूम का कोई भी यूनिट लगा लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, कोई भी यूनिट लगा लो। मतलब मास की यूनिट केजी ग्राम होती है, और वॉल्यूम की यूनिट लीटर ले लो आप, सेंटीमीटर क्यूब ले लो अपने पास में, और या फिर मीटर क्यूब ले लो। जो ये सीसी लिखा हुआ ना, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मीनिंग क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, सीसी को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, सीसी का मीनिंग ये होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं उसको। तो ये ध्यान रखना ना यूनिट इसकी। अब देखो एक्सेप्शंस देखो, द डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, इन पोटेशियम 3d0 ऑर्बिटल्स इज वैकेंट। 3d0 ऑर्बिटल्स इज वैकेंट, और थर्ड ऑर्बिट हैज द कैपेसिटी ऑफ द होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। इट हैज ओनली, देखो अपने पास में क्या था, पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम में क्या होगा, 3d0 ऑर्बिटल होगा, मतलब 3s2 3s1 में इलेक्ट्रॉन आया, 3s2 में इलेक्ट्रॉन, 3p में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3d में इलेक्ट्रॉन आ सकता है। पोटेशियम की बात करूं मैं तो 3s1 में इलेक्ट्रॉन आया मेरे पास में, 3p खाली पड़ा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और 3d खाली पड़ा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना। तो मेरे पास में क्या हो गया, स्पेस ज्यादा आ गया, है ना।
और वही अगर मैं पोटेशियम की सोडियम की बात करूं, तो सोडियम में क्या होगा, 2p1 में सॉरी 2s1 में इलेक्ट्रॉन आएगा। नहीं, ये अपने पास में उसके लिए है, एक मिनट, ये 3s1 में आया और वो आएगा अपने पास में 4s1 में। तो 4s1 में आएगा तो उसके बीच में अपने पास में 3d1, जो 3d है वो खाली रहता है। 3d खाली रहता है ना, उसके बाद में फिल करना स्टार्ट करते हैं स्केडियम से, उससे पहले फिल नहीं करते अपने पास में। हाँ ऐसे। तो देखो, जो अपने पास में सोडियम होता है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3s1 आता है। तो 3s1 में अपने पास में आगे के तो फिल किए नहीं, उससे पहले के सारे फिल्ड है। और जब 4s1 में इलेक्ट्रॉन फिल्ड करते हैं तो बीच में 3d अपने पास में क्या रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल रहता है थर्ड ऑर्बिट के अंदर। वैसे तो ऑर्बिट 4 हो गया अपने पास में, पर थर्ड ऑर्बिट में वैकेंट ऑर्बिटर रहता है, जो कि टोटल थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जबकि सोडियम में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, है ना। सोडियम में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ड्यू टू एम्प्टी ऑर्बिटल्स एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस और डेंसिटी अपने पास में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अपने पास में क्या हुआ, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा आपको। हाँ, एक एक इंफॉर्मेशन और है, ध्यान से सुनना उस चीज को। आपकी जो आज मैथ्स क्लास कितने बजे होती है, हाँ जी, मैथ्स क्लास कितने बजे होती है आपकी? हाँ, 10:15 पे। तो आज मैथ्स क्लास आपकी नहीं होगी, और मैथ्स क्लास की जगह, मतलब मैथ्स क्लास नहीं होगी, उसके वहां पे आपकी फिजिक्स क्लास होगी। तो 10:15 पे आप फिजिक्स क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। हाँ जी, सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है कि आज मैथ्स क्लास नहीं होगी, फिजिक्स क्लास होगी, तो फिजिक्स क्लास ज्वाइन करना आज 10:15 पे। हाँ जी जतिन। सर 2 घंटे होगी फिजिक्स क्लास? हाँ जी, 2 घंटे होगी फिजिक्स क्लास, ओके सर। है ना। तो फिजिक्स क्लास ज्वाइन करना आज आप 10:15 पे। हाँ जी, फिजिक्स की 2 क्लास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो वो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आगे फिजिक्स क्लास में मिल जाएंगी आपको, कि 2 घंटे होगी, 1.5 घंटे होगी, जो भी आपका मतलब हिसाब से होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ्स क्लास नहीं होगी, तो मैथ्स 10:15 पे आप सभी बच्चे क्या करोगे, फिजिक्स क्लास ज्वाइन करोगे। तो ये ध्यान रखना ना, सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन सभी को मिल गई ना। किसी को अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो बता देना, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, 10:15 टू फिजिक्स क्लास है सभी की, ओनली फॉर टुडे, आज आज के लिए, है ना। हाँ, अपने कर रहे थे कहाँ पे थे, हाँ पोटेशियम। देखो, इसमें क्या होगा, अपने पास में क्या था, अगर पोटेस इसकी बात करूं मैं, किसकी, पोटेशियम की बात करूं, तो उसमें देखो फर्स्ट ऑर्बिट ये हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, और ये अपने पास में थर्ड ऑर्बिट हो गया, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया, फोर्थ ऑर्बिट में आया, है ना। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में अपने पास में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन आने की जगह होगी, मतलब पहले कितने थी, 8 थी। और जबकि सोडियम की बात करूं, सोडियम में क्या होगा, 3 ऑर्बिट होंगे, 3s1, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आया। तो इसके जो इनर ऑर्बिट होगा, इनर सेल कॉन्फिग्रेशन, इनर सेल, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि इसमें कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो साइज इंक्रीज हो गया, तो साइज इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने पास में एक्सेप्शन आते हैं ड्यू टू इनर सेल कॉन्फिग्रेशन। तो अपने पास में ध्यान रखना कि सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम और मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो डेंसिटी आप ऐसे लिख लेना इसको आप, जैसे कि सोडियम, सोडियम की डेंसिटी अपने पास में क्या होती है, ज्यादा होती है पोटेशियम से, और मैग्नीशियम की डेंसिटी अपने पास में ज्यादा होती है कैल्शियम से, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, इसको आप ऐसे करके लिख लेना, मैं बता रहा हूँ जो नोट्स में, ठीक है। और लिथियम अपने पास में लाइटेस्ट मेटल होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है वगैरह ना, तो उसके हिसाब से लाइटेस्ट मेटल होता है। और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मेटल, इरिडियम की अपने पास में हाईएस्ट डेंसिटी होती है, फिर ऑस्मियम की होती है, और लिक्विड मेटल्स में अपने पास मरकरी की होती है। मेटल्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, सॉलिड मेटल्स की अपने पास में किसकी होती है, इरिडियम की और ऑस्मियम की, और लिक्विड मेटल की में मरकरी की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। ओके,
हाँ जी हरजोत सिंह। सर जो आपने ये बताया Na ग्रेटर देन के पोटेशियम, हाँ जी सर ये वर्ड नहीं समझ आया। देखो अपने पास में क्या था कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, इसकी बात करें अगर पोटेशियम की बात करें, इसमें 4s1 में इलेक्ट्रॉन आएगा, यस सर। है ना। 4s1 इससे मतलब 3d उससे पहले आ चुका, वो खाली है, बट थर्ड ऑर्बिट आ चुका पूरा, थर्ड ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं अपने पास में, वो एक तरह से खाली है। क्यों सर? मतलब ऐसे है ना कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था अभी, जैसे कि ये थर्ड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट तो अंदर है ना, इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन है, यस सर। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और भी आ सकते हैं अपने पास में, पहले तो 8 आए थे इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और भी आ सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी के कारण बाद में आते हैं, लेकिन वैकेंट स्पेस तो है अपने पास में एक बार, यस सर। है ना। तो वो वैकेंट स्पेस यहाँ पे नहीं, इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 2p है, तो 2p में तो 2d आता ही नहीं है, तो वैकेंट स्पेस तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, इसका साइज ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है। ओके सर, आउटर सेल नहीं देखना है हमें, इनर हाँ सेल देखना इनर सेल देखना है। और ये ना देखो अब एक्सेप्शंस है, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सेप्शंस का क्या होता है, एक आइडिया लगा के बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब देखो आप बोलोगे सर ये चीज हर किसी में क्यों नहीं लागू होती, बाकी आगे वाले सेल में भी ये होगा ना, लेकिन है। वो एक्सेप्शंस है, मतलब ओनली कुछ ही एलिमेंट्स में लागू होता है, इसलिए वो एक तरह से उनकी थ्योरी भी मतलब पूरी पर्टिकुलर सही नहीं होती, तो ठीक है लगभग समझने के लिए। ठीक है। ओके सर। हाँ जी प्रणव। सर एक वो पेज को ना जो आपने ड्रॉ किया था पोटेशियम का एटम, ये लो एक मिनट, ये रहा। इसमें सर आपने बताया कि पोटेशियम की डेंसिटी कम होगी उसकी सोडियम से। जो सर जो पोटेशियम का थर्ड ऑर्बिट है, जो 3d मतलब ये वैकेंट है, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और भी आ सकते हैं, पर आए नहीं अभी, है ना। हाँ जी क्या हेलो चीज, एक बार फिर से बताना। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है अभी। सर जो पोटेशियम है इसकी डेंसिटी कम होती है उससे, सोडियम से, हाँ जी बट सर पोटेशियम में जो 3d जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। हाँ तो जी सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया आउटर मोस्ट सेल से, न्यूक्लियस फिर सर उससे उतनी अट्रैक्शन ठीक ज्यादा है। नहीं करेगा, उससे मतलब प्रोटॉन्स भी ज्यादा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, और बीच में स्पेस भी खाली पड़ी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है 3d के, तो फिर वो सर इसका साइज छोटा नहीं होना चाहिए। साइज छोटा कैसे होगा, खाली पुराना स्पेस, मतलब अगर देखो यहाँ तक अगर होता तब तो इक्वल होता, इसके बाद तो एक और ऑर्बिट आ गया, तो वैसे भी साइज बड़ा है, और उसमें वैकेंट और बीच में स्पेस भी आ गया तो ज्यादा बड़ा हो गया। नहीं सर स्पेस तो आ गया वो ठीक है, मतलब स्पेस आ गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगी तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं लगेगा आउटर मोस्ट सेल पे, फिर वो अट्रैक्ट नहीं करेगा ज्यादा, इसका प्रोटॉन नंबर भी ज्यादा है। डिस्टेंस भी उतनी ज्यादा बढ़ गई ना, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना, न्यूक्लियर चार्ज के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, R पे भी डिपेंड करेगा। यस सर। तो वो सारी चीज मतलब देखो डिस्टेंस भी बढ़ गई अपने पास में, तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण वो न्यूक्लियर चार्ज उस पर भी डिपेंड करता है सारा। ठीक है ना, तो वो ओवरऑल एक वैल्यूज मतलब एक्सपेरिमेंटली फाइंड की, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के बाद उसका रीजन ये दिया कि उसके पास में वैकेंट और बाइटल आ जाता है, तो इसलिए एक बार आप एक्सेप्शंस को ऐसे ध्यान में रखो कि ऐसा होता है, और रीजन के तौर पे ना ऐसे ध्यान रखो उसमें 3D जो वैकेंट और बाइटल आ जाता है, इसलिए स्पेस उसका साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा होने के कारण वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है। सर फिर ऐसे बोरोन और एल्यूमिनियम में तो उल्टा हो जाता है, मतलब साइज उल्टा हो जाता है, एल्यूमिनियम का छोटा होता है और बोरोन का ज्यादा होता है। बोरोन नहीं, गैलियम और एल्यूमिनियम होता है वो ओ गेलियम और एल्यूमिनियम कुछ वो तो हाँ। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है ना। ओके ठीक है। ठीक है। ओके ओके। हाँ जी, तो आगे देखो तो ये आपके पास में कुछ ट्रेंड है, इनको आप याद कर लेना, वो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो ट्रेंड्स आते हैं उनको आप खुद से लिख के देखो, फिर बाद में इनको देखना ना, तो ये सारे ट्रेंड आपके पास में, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो आपके हिसाब से मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट मतलब वही होता है ना कि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स वगैरह ना, ऐसा कुछ, तो वो सारा कुछ अपने आज देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द एटम्स एंड नॉट ऑफ द सिंगल एटम, है ना। तो ये अपने पास में क्या होती है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है,
जैसे कि कितने एटम्स आपस में अटैच्ड हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस किस पे डिपेंड करती है? सॉलिड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और केमिकल बॉन्ड पे डिपेंड करती है, और बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? जैसे कि केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और केमिकल बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फोर्स कितना ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कि अपने को। और स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड अपने पास में, तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कैसे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड क्या होता है? एक लेटिस बनाता है। लेटिस को आप अगर मैं डिफाइन करूं तो वो ना, एक ऐसे मान लो कि क्यूब टाइप का कुछ होता है, ऐसे से ऐसे, उस उधर बना के दिखाता हूं आपको मैं। लेटिस क्या होता है उसका, आप देखो। ये लेटिस अभी बता रहा हूँ इसलिए कि आगे केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा, तो वहां पे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा लेटिस में बोलूंगा तो क्या कुछ होता है ना। वैसे तो अपने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पूरा यही है, लेटिस वगैरह, सॉलिड्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है वगैरह, सारा कुछ उसमें यही आता है, तो वो चैप्टर अपने पढ़ेंगे। तो इसमें देखो अब क्या होता है कि ये जैसे कि क्यूब आ गया, क्यूब में एक तो कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं अपने पास में। क्यूब में क्या होता है? कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं अपने पास में, ऐसे कुछ। और NaCl अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, NaCl के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं और उसके एज लेंथ के बीच में यहाँ पे कुछ Na एटम्स होते हैं, कॉर्नर वाले Cl, बीच में क्या होता है? Na एटम्स होते हैं। तो एक एटम ना क्या होता है कि 5-6 एटम से कवर्ड रहता है ऐसे। जैसे कि इधर वाले एटम, इधर कोई एक और लेटिस होगा उसके भी, और इधर कोई और लेटिस उसकी, मतलब ये एक एटम कितने एटम से कवर है? 6 एटम से कवर है। जैसे कि यहाँ पे हो गया ये 1 2 3 4 5, है ना, 6, तो एक एटम कितने? 6 एटम से कवर है। तो ये एटम क्या रहता है? क्लोजली पैक्ड रहते हैं, मतलब आपस में क्या होता है? बिल्कुल स्पेस नहीं होता, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं। हाँ जी, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है जैसे एनसीएल का। तो अपने पास में क्या होता है कि क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो इस पे डिपेंड करता है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना आता है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है कि कितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है अपने पास में सॉलिड, उन पे डिपेंड करता है। तो वो लेटिस पॉइंट पे आ जाता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है। सॉलिड की स्ट्रक्चर्स अपने पास में क्या होती है? जैसे कि क्यूबिक में कैसी होती है, टेट्रागोनल में कैसी होती है, वो सारी स्ट्रक्चर्स अपने बाद में सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे, तब अच्छे से एक एक चीज देखेंगे उसमें। तो अभी आप ये ध्यान रखो कि सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए उनकी उन पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड का। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड मेड अप द एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग, एटॉमिक सॉलिड का सबसे ज्यादा होती है, फिर मेटालिक सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड। वही आपको बताया था, मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एटम्स के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और मेटालिक सॉलिड, ठीक है, तो वो बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि कौन सा उनके बीच में बॉन्ड है। और कोवलेंट, देखो एटॉमिक सॉलिड कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, और मॉलिक्यूलर में क्या होता है? वंडरवाल बॉन्ड होता है। तो वो कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए अपने पास में जो अपने पास में क्या होगा, जो इनके स्ट्रक्चर्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? अपने पास में कोवलेंट बॉन्ड पे जो बॉन्ड पे डिपेंड करता है, तो वो ज्यादा होता है। हाँ जी प्रीतिंदर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आयनिक बॉन्ड नहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा सर कोवलेंट से? बताता हूँ, इसका ना एक रीजन है। आयनिक बॉन्ड वैसे यहाँ पे लिखा नहीं, अगर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल आयनिक बॉन्ड से मेजर करें, एक हाँ जी सर। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल आयनिक बॉन्ड से अगर कंपैरिजन करें, तो कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। ओके सर। पर आयनिक बॉन्ड क्या बनाता है? लेटिस बनाता है। आयनिक बॉन्ड क्या बनाता है? अपने पास में लेटिस बनाता है। उस लेटिस की वजह से वो ना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हो जाता है, पास पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ओके सर। जो जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो लेटिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अपने पास में। ये अपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। देखो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ऐसा ना, उसमें एक एक चीज आएगी, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, मतलब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, और एक एक चीज आएगी उसमें, मतलब सारा कुछ एकदम आपको ना वो इनऑर्गेनिक का पूरा बेस सा निकाल देगा आपको, मतलब पूरा एकदम बहुत अच्छा चैप्टर है। तो वैसे उसको अच्छे से करेंगे तो उसमें सारा कुछ से ये आ जाएंगे, आयनिक बॉन्ड कौन सा वीक होता है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, तो वहां पे सारा कुछ बताऊंगा मैं। हाँ जी, गुरजसकरण, हेलो, चलो आगे चलते हैं फिर।
बॉन्ड एनर्जी कोवलेंट सॉलिड्स लाइक डायमंड, जैसे कि अपने पास में देखो, अब कोवलेंट सॉलिड्स में क्या होता है, डायमंड हो गया, SiO2 हो गया ना, जो क्वार्ट्ज वगैरह होते हैं, हैव ओनली कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, सो देयर द बॉन्ड एनर्जी हायर देन द मॉलिक्यूलर मेटालिक सॉलिड्स। तो ये देखो डायमंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली आप मान लो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और ये आपको मतलब अपने उसमें करेंगे, एल्कली मेटल BCC बनाती है, FCC बनाती है, ये अपने पास में सॉलिड स्टेट में करेंगे, तो एक बार इनको छोड़ देना चाहिए आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इनको एक बार रहने देना पीरियोडिक वेरिएशन में, वो आपको मैं सॉलिड स्टेट में कराऊंगा। जैसे कि सॉलिड स्टेट में आता है कि स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने बताया ऊपर एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी आपको NaCl की, वैसे स्ट्रक्चर्स बनती है। BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो इसको आप अगर वैसे ध्यान रखना चाहो तो एक बार पढ़ लेना कि लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इनका, इनका हाई होता है, बस इतना सा ध्यान रखना कि ट्रांजिशन मेटल्स अपने पास में FCC बनाते हैं, एल्कली मेटल्स अपने पास में क्या बनाते हैं, BCC बनाते हैं। और इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट बॉइलिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, मतलब वही लेफ्ट राइट जाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता है, फिर बाद में डिक्रीज होता है। वही जैसे कि अपने पास में पहले डी ब्लॉक आता है, तो डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, तब तक तो इंक्रीज होगा, फिर नॉन मेटल्स आ जाएंगे, नॉन मेटल्स का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स तो इजीली टूट जाते हैं ना, इसलिए। तो पहले इंक्रीज होता है, मतलब जैसे कार्बन का तक इंक्रीज होता है, कार्बन का डायमंड का अगर होता है तो वो इंक्रीज हो जाता है ना, तो सब। तो इनर्ट गैस जो होती है उनका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस लगते हैं इनर्ट गैस में, कोई भी वैसे स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते इनर्ट गैस, किसी से इतना रिएक्ट नहीं करते। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए उनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मेटल्स में अगर देखो टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट होता है हाईएस्ट 3410 डिग्री सेल्सियस, और मरकरी का लोवेस्ट होता है मेटल्स में, वो होता है माइनस का 38 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर में, है ना। और उसके बाद में आगे चले, ये आपको वैल्यूज बस याद रखनी है। नॉन मेटल्स का अगर बात करें, कार्बन का हाईएस्ट होता है 3727 डिग्री सेल्सियस, और हीलियम का लोवेस्ट होता है माइनस का 270 डिग्री सेल्सियस। और इन एक ग्रुप में बात करें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, वो देखो इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लिथियम से सोडियम सॉलिड और सीजियम फ्रेंसियम में अपने पास में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे अपने पास में क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। इट इज ड्यू टू द कोहेसिव एनर्जी ऑफ मेटालिक बॉन्ड इन फर्स्ट बॉन्ड, है ना, वीक कोहेसिव। BCC और FCC की फुल फॉर्म ये होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC की फुल फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और FCC की होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना। तो ये अपने पास FCC की फुल फॉर्म होती है। कोहेसिव एनर्जी मतलब अपने पास में ऐसा कुछ मान सकते हैं कि आपस में कुछ जो एनर्जीज होती हैं वो वीक होती है, जैसे कि बॉन्ड को एक जो मेटेलिक जो बॉन्ड होते हैं उनको आपस में होल्ड करने की जो एनर्जीज होती है वो अपने पास में वीक होती है, तो इसलिए वो बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं। तो जल्दी टूटने के कारण उनका क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और डी ब्लॉक में अगर बात करें तो एलिमेंट्स बॉइलिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ जी, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हेंस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। देखो आपको ऐसे याद करना है इसको, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी 2 लिखेंगे, ये पी ब्लॉक, ठीक है, ऐसे है। तो एस ब्लॉक में देखो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे अपने पास में जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जो लाइन मैंने क्रॉस मारा था वो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे अभी इतना उसका जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि FCC BCC का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और उसका ज्यादा होता है, बस इतना इससे ध्यान रखो, लिख कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ जी जतिन। सर P2 क्यों लिखे हैं? P2 क्यों लिखो, वो लिख बताता हूँ ना आगे, मतलब 3-4 एलिमेंट्स का अलग होता है, थर्ड फोर्थ ग्रुप का फिर अलग होता है, ठीक है। देखो अपने पास में एस ब्लॉक्स में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे, हाँ जी बताता हूँ, कोहेसिव अपने पास में एनर्जी ये मान सकते हो कि अपने पास जो बॉन्ड के मतलब मेटेलिक बॉन्ड जो होता है उनके बीच में आपस में जो एनर्जीज होती है वो वीक होता है, उसको तोड़ने के लिए कम चाहिए, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होती है, उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जीज कम चाहिए, तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है मेटेलिक बॉन्ड को। कोहेसिव एनर्जी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड मतलब उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए अपने पास, वो कम चाहिए, तो वो वीक होती है, ठीक है। और डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में क्या होता है अपने पास में,
हाँ जी प्रणव। सर पॉजिटिव एनर्जी वीक क्यों होती है मेटालिक बॉन्ड में, वो तो लैटिस बनाते हैं। और हाँ जी लैटिस बनाते हैं, मतलब हर एटम्स के लिए ना अलग अलग होती है ना, ऐसी जरूरी थोड़ी सेम हो रहेगी। तो टॉप जैसे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने के कारण उनका क्या पैकिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, पैकिंग चेंज होने के कारण उनका बॉन्ड चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि मतलब सी एस सी एल है, वो अपने पास में बीसीसी बनाता है, जबकि अपने पास में एनएचसीएल एफसीसी बनाता है। तो दोनों में पैकिंग चेंज हो गया ना, पैकिंग चेंज होने के कारण उनका चेंज हो जाता है वो। ठीक है। जरूरी तो नहीं सर कि सभी की मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो हो। बस तभी तो कह रहा हूँ ओनली एस ब्लॉक्स में है ये, ओनली एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज ओके होता है। ठीक ठीक है है। सर। उसके बाद डी ब्लॉक में बात करते हैं। तो डी ब्लॉक में देखो टॉप टू बॉटम जाने पे अपने पास में क्या आता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। डी ब्लॉक में क्या होता है, लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जाने पे। जब साइज डिक्रीज होता है तो अपने पास में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो डी ब्लॉक्स में टॉप टू बॉटम जाने पे, डी ब्लॉक्स में टॉप टू बॉटम जाने पे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और पी ब्लॉक में थर्ड फोर्थ ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और फिफ्थ टू जीरो ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे कि थर्ड और फोर्थ की बात करो, थर्ड और फोर्थ ग्रुप में मतलब 13 और 14 ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और क्योंकि ऊपर कार्बन वगैरह वो आ जाते हैं, तो कार्बन ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड अच्छे से बनाता है, तो उसकी बॉन्ड ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और जबकि पी बाकी क्या होते हैं, अगले फिफ्थ से लेके इनर्ट गैस तक जो अपने पास में ग्रुप्स आते हैं, उनमें अपने पास में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जाने पे, मेल्टिंग पॉइंट और अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको कुछ ट्रेंड्स हैं, इनको आप अलग से ऐसे लिख के याद कर लेना, ताकि आपको याद रहेगा कि एस और पी में थर्ड फोर्थ में तो डिक्रीज होता है, डी और पी में जो फिफ्थ से जीरो होता है उसमें इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज लेसर देन द डायटोमिक मॉलिक्यूल। पता ही अपने को, जैसे कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर बात करें नियोन, क्या नियोन अपने पास में एक Cl2 गैस है, तो Cl2 गैस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कोवलेंट बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अपने पास में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जबकि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ज्यादा होता है। atomic solids non metals like boron carbon silicon has a higher boiling point एंड मेटेलिक पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। तो बोरॉन कार्बन सिलिकॉन अपने पास में क्या था, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि ग्रेफ डायमंड वगैरह हो गया अपने पास में। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड्स आर लेस बिकॉज द वीकर वैन डर वाल्स फोर्स। जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि I2 हो गया, I2 मैंने कहा था कि नॉन मेटल्स है पर फिर भी सॉलिड है, पर ये वीक होता है क्योंकि इतना ज्यादा इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता नहीं, वैन डर वाल्स फोर्स बनाते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स अपने पास में वीक फोर्स होता है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए, तो इसलिए उसका फोर्स क्या आता है, वीक आता है। तो ये आपके पास में सारा प्रॉपर्टीज थी, इसको मैं रफ कर देता हूं। और ये अपने पास में ट्रेंड है, तो ये आप ट्रेंड आपको अच्छे से याद करना है। तो जो भी एक बॉक्स में ट्रेंड बना के लिखे है ना, वो सारे ट्रेंड को आपको अच्छे से याद करना है, वही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये ट्रेंड ही आपके पास में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले खुद से ट्रेंड लिखो, क्योंकि थ्योरी आपने सारी पढ़ ली, तो खुद से लिखोगे ना तब आपको चीजें याद हो जाएंगी कि हाँ ऐसे ही होता है, और फिर बाद में आप ट्रेंड देखोगे तो आपको वहां से सही आंसर पता चल जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ वो ट्रेंड सारे खुद से लिखना, ये वाले। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और ठीक है, अपने कल इसके ना डाउट क्लास भी लगा लेंगे, तो वहां से आपको ना समझ में आ जाएगा जो अपने टेस्ट में आने वाले चैप्टर्स हैं। तो हाँ एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, आपकी जो फिजिक्स क्लास है आज मैथ्स क्लास नहीं होगी, फिजिक्स क्लास कब होगी, 10:15 बजे आपकी फिजिक्स क्लास होगी 10:15 पे। ठीक है, तो सारे बच्चे फिजिक्स क्लास ज्वाइन करना, मैथ्स क्लास कोई बच्चा भी ज्वाइन मत करना, फिर से बता रहा हूँ, सभी एक एक बच्चे ना फिजिक्स क्लास ही ज्वाइन करना है, मैथ्स क्लास नहीं होगी आज। वो 1 आवर की होगी या 2 आवर की होगी वो सर आपको बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी क्या करना, फिजिक्स क्लास ही ज्वाइन करना 10:15 पे। अभी आगे पढ़ते हैं। हाँ जी हरजोत सिंह। सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कैसे पता चलता है किसका ज्यादा है किसका कम है? देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट तो पता चलता है कि उसकी पैकिंग कैसी है, ठीक है, कि सर वो मतलब हम कैसे पता करते हैं? वो तभी तो थ्योरी बताई ना आपको कि चीजों को याद करना, जैसे गैस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है, तो कुछ ट्रेंड आपको एक बार याद रखने पड़ेंगे। बाकी अपने देखो बीसीसी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एफसीसी का ज्यादा होता है, अब वो चीजें ना बीसीसी और एफसीसी पता होंगी तभी आएंगी,
वो पता कब लगेगी, सॉलिड स्टेट चैप्टर में। तो वो चीजें ना एक कंबाइंड फॉर्म है, तो अभी एक बार आप ना जो ट्रेंड्स हैं उनको याद रखो, तो वहां से ठीक है। ओके सर। हाँ जी प्रणव, हाँ भी अभी आगे करते हैं अपने, बाय मत कहो, करेंगे अपने आगे। हाँ जी प्रणव। सर जो पीरियड की बात करें मेल्टिंग पॉइंट में, फोर्थ पीरियड होता है जो डी ब्लॉक में, हाँ उसमें जी। आयरन कोबाल्ट और निकल का जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, मतलब लगभग इक्वल ही होता है, हाँ जी। एक्सेप्शन थी। तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट इक्वल रहेगा सर इन तीनों में, अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं रहेगा ना, क्योंकि अपने पास आयरन कोबाल्ट और निकल में साइज इक्वल है, पर अपने पास वो तो इंक्रीज हो ही रहा है, मास तो इंक्रीज हो रहा है ना इनका। यस सर, मास इंक्रीज हो रहा है। तो मास इंक्रीज होगा, अपने पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे मान सकते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में बन रहा है, तो वैसे इक्वल नहीं होगा, थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि बॉन्ड बता पे दो डिपेंड सर। जैसे कि अट्रैक्शन फोर्स देखो, साइज जिसका कम है और उसमें प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो अपने पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा किसमें लगेगा, जो जिसमें ज्यादा प्रोटॉन्स है, तो वहां पे उनके अगर वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उनमें ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा एज कम्पेयर टू दूसरे से, तो वो यस ज्यादा, सर, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उस हिसाब से देखेंगे अपने। इसमें सर फिर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आयरन कोबाल्ट और निकल में से ना, यस सर। आयरन कोबाल्ट और निकल में से अपने पास में ऐसा मान सकते हैं निकल में अब सबसे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि निकल में Na+2 बनाता है और आयरन भी अपने Fe+2 प्लस Fe+3 बनाता है, और आयरन का भी FCC बनाते हैं, सारे FCC बनाते हैं वो, तो निकल भी FCC बनाता है, तो उस हिसाब से फिर सर ये निकल का तो साइज भी बड़ा है, मतलब साइज नहीं, साइज इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, ज्यादा है उसके। साइज तो इक्वल है ना, सेम लगभग अपने पास में। साइज तो इक्वल है सर, इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा है ना उसके निकल के। निकल के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, हाँ जी, तो उतना ही प्रोटॉन न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूक्लियर दो प्रोटॉन जो। प्रोटॉन्स भी ज्यादा, हाँ जी, प्रोटॉन, तभी तो कह रहा हूँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा ना अपने पास में, तो उस हिसाब से। एक मिनट, अपने पास में बीसीसी वाला पेज शो करता हूँ, निकल का ही ज्यादा होगा, ठीक है, ये बीसीसी वाला, ठीक है, मतलब वो साइज के हिसाब से ही देखेंगे, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा लगेगा उसके हिसाब से। सर फिर आयरन में क्यों नहीं ज्यादा लगती, मतलब डाउट है थोड़ा सा ये भी। मतलब जैसे कि आप ऐसे मानो, क्योंकि एक ये ना थोड़ा सेकंड। थोड़ा डाटा पे भी डिपेंड करता है, वैसे अपने पास में आयरन क्या करता है, +2 +3 दोनों स्टेट्स में आता है, तो वो यस सर। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, मतलब आयरन अपने पास में, तो उस बॉन्ड के हिसाब से बता सकते हैं कि आयरन का ज्यादा होगा, मतलब मैं इनकी वैल्यूज देख के अगर आपको बताऊं, तो एक मिनट में वैल्यूज देख के बताता हूँ, जैसे कि फिक्स्ड एक वैल्यू, जैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा से कितनी वैल्यू आएगी। हाँ जी, तो आयरन का ज्यादा आता है स्लाइटली, क्योंकि अपने पास में आयरन का होता है मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस, और निकल का होता है 1455 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यस सर। तो वो अपने पास में डिपेंड किस पे करेगा, मतलब आयरन +2 +3 दोनों स्टेट बना सकता है, तो दोनों स्टेट के हिसाब से अपने बता सकते हैं कि आयरन का ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। निकल का कम ही होगा ना फिर, थोड़ा सा? हाँ, निकल का कम होगा। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ जी आदित्य। सर वो क्यूब वाला डायग्राम नहीं समझ आया। क्यूब वाला डायग्राम वो एक बार मतलब छोड़ दो आप उसको, मैंने एक लेटिस पॉइंट होता है, लेटिस पॉइंट समझाने के लिए बताया था, वो अपने सॉलिड स्टेट में वापस करेंगे, जैसे कि एक ये अगर Na का एटम है तो उसके बाहर 6 Cl के एटम उसको कवर करके रखते हैं, 6 एटम उसको कवर करके रखते हैं, तो इसलिए वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसलिए सॉलिड्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आता है, तो जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा आएगा अपने पास में, ठीक है। यस सर। और सर एक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाला, उसमें क्या नहीं आया सर उसमें जो आपने चीज बताई थी नीचे, सर वो वाला पेज खोलना बता, कौन सा, ये वाला? मेल्टिंग पॉइंट वाला। हाँ यही तो है। हाँ ये वाला नीचे करना, हाँ ग्रुप्स जी, वाला। इधर सर लिखा है ना, एक फर्स्ट पॉइंट लिखा है, सी का फर्स्ट पॉइंट,
सी का फर्स्ट पॉइंट। ये देखो थर्ड और फोर्थ जो ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में, उनमें क्या होता है अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जाने पे। क्योंकि जैसे कार्बन वगैरह होते हैं, कार्बन बोरोन, इनमें क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो इनका ज्यादा होता है। बाकी नीचे डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो अपने पास में डिक्रीज होता है। जबकि 5 to 0 ग्रुप में अपने पास टॉप टू बॉटम जाने पे अपने पास में क्या होता है इंक्रीज, वहां पे वांडरवाल फोर्स बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनते इतने। ठीक है। यस और लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है सर? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि अपने पास में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वहां पे साइज छोटा हो जाता है, तो वो इफेक्ट अपने को डी ब्लॉक में भी देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ओके ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट है और यहां तक आपका टेस्ट आएगा। टेस्ट आपको बताया था मैंने, आयोनाइजेशन एनर्जी से ऊपर तक। एक मिनट, हाँ जी, यहां तक आपका टेस्ट आएगा, इस पॉइंट तक, यहां तक आपका टेस्ट आएगा। तो ये टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर लेना, कल अपने इसका डाउट ले लेंगे। हाँ जी हरजोत सिंह। सर यहाँ तक टेस्ट आएगा? हाँ जी यहाँ तक, कहाँ से लेके सर? स्टार्टिंग से लेके, स्टार्टिंग ऑफ एटॉमिक। स्टार्टिंग से लेके पूरा एकदम, मतलब जैसे कि स्टार्टिंग है पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग से लेके ना, ओके सर। तो वहां से लेके अपने पास में एटॉमिक साइज तक, मतलब एटॉमिक रेडियस तक अपने पास टेस्ट आएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं आएगा। हाँ जी, जहां तक टेस्ट आएगा वहां तक कर लेंगे कल अपने ना, फिर बाद में अगला टेस्ट आएगा तब उस हिसाब से देख लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ओनली पीरियोडिक टेबल आएगा, स्टार्टिंग से लेके पीरियोडिक टेबल यहां तक। ठीक है, ओनली पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वाली पीडीएफ सेंड की हुई है वैसे मैंने। हाँ जी, कल डाउट क्वेश्चंस भी ले लेंगे, डाउट्स कोई दिक्कत नहीं, बताओ साथ साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ उसका ना, केमिकल बॉन्डिंग का, ताकि अपने चैप्टर स्टार्ट करें थोड़ा इजी हो जाए अपने लिए। ठीक है, एक मिनट, मैंने नोट्स बनाए हैं, उसी नोट्स में से अपने, मैं ऐसे नोट्स बना के आपको सेंड करता रहूंगा, तो वो नोट्स आप लिखते रहना साथ साथ में, और वहां से आपको समझ में भी आ जाएगा आई थिंक। एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ डिलीट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जो पीरियोडिक टेबल के नोट्स थे आपको जो मैंने बताए थे, वो तो क्या करना है कि डिट्टो एकदम कॉपी करना है, साथ साथ जो मैंने बताए हैं वो भी करने हैं आपको। ठीक है, और हाँ जी हरजोत सिंह। सर आपके पास सभी चैप्टर के नोट्स पड़े हैं क्या? सर? आप आज सभी चैप्टर के नोट्स दे सकते हो? सभी चैप्टर से क्या करने हैं, अभी एक एक करके अपने चैप्टर कर तो रहे हैं, साथ साथ देता रहूंगा नोट्स। सर हमारे पास पहले वाले चैप्टर के नहीं है कौन से के? सर, जो पहले हुए हैं। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैंने जो लिखवाए हैं, किसी बच्चे से ले लेना आप नोट्स, वो आपको कुछ सेंड कर देंगे। और मॉल कॉन्सेप्ट्स की मैंने लिखवाए हैं स्टार्टिंग में, एक जो पीपीटी से अपने किए थे, तो कोई भी बच्चा जो स्टार्टिंग से रेगुलर है उन बच्चों को वो बता देना, वो आपको सेंड कर देंगे नोट्स, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, सर आप बोल दो उनको। हाँ जी, कोई भी एक बच्चा जिनके ना मॉल कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग से चैप्टर कंप्लीट है, वो एक बार मतलब ग्रुप में सेंड कर देना अपने बारे में। हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉल कॉन्सेप्ट के, बाकी पीरियोडिक टेबल किताब के पास में है ही है, और केमिकल बॉन्डिंग के मैं साथ साथ में भेजता रहूंगा, तो वहां से आप करते रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। तो केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको मैं, ताकि अपना चैप्टर स्टार्ट करने जैसे हो जाए कि हाँ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है अपने को बेसिक। देखो जो बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में या फिर आयंस के बीच में, जो भी बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड को पढ़ रहा है। तो केमिकल बॉन्ड होता है क्या अपने पास में, ये देखो, attraction force which hold the constituent particles atoms ions in a molecule, attraction force which holds the constituent particles atoms ion in a molecule। जैसे कि अपने पास में NaCl है, तो Na प्लस और Cl माइनस में अट्रैक्शन फोर्स होगा, आयनिक बॉन्ड हो गया। CH4 है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो जैसे
आपस में मॉलिक्यूल जो एटम्स होंगे उनको होल्ड करके रखने को क्या बोलते हैं, अपने केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कोई भी दो एटम्स थे उनके बीच में, मतलब ऐसा कुछ मैं लिख दूं यहाँ पे, कोई भी दो एटम्स थे अपने पास में, उन दो एटम्स के बीच में अगर आपस में ये अट्रैक्ट रह रहे हैं एक दूसरे से, उनको क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब केमिकल बॉन्ड होता क्या, देखो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अपने क्या पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या इफेक्ट आते हैं उनके, वो सारा कुछ पढ़ना है ना। तो केमिकल बॉन्ड देखो, अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स आयंस इन ए मॉलिक्यूल, क्या होंगे अपने पास में, केमिकल बॉन्ड। जैसे कि आयंस है, ये आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड लगा जो भी, तो उसको क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। यहाँ पे भी अपने पास में कोवलेंट बॉन्ड है, उसको भी क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। तो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं वो अपने आगे देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखो, पहला आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहला कौन सा अपने पास में, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, जैसे कि Na था, Na के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो वो क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, Cl एक्सेप्ट करता है, तो उसमें माइनस चार्ज आता है, तो इसके बीच में क्या बन जाता है, NaCl अपने पास में कंपाउंड बन गया, है ना। तो NaCl अपने पास में क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। Na ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Cl ने एक्सेप्ट किया, तो NaCl अपने पास में कंपाउंड बन गया। इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि Cl के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये 7 इलेक्ट्रॉन थे, जो रेड डॉट लिखी है मैंने तो वो 7 इलेक्ट्रॉन थे, और जो एक ब्लू डॉट से लिखा है वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, सोडियम से आया। तो दोनों ने आपस में एक शेयरिंग की बॉन्ड की, मतलब उसने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, ताकि ये भी स्टेबल हो जाए, ताकि ये भी स्टेबल हो जाए। तो उसको क्या बोलेंगे, अपने आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, Cl को कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो वो ऑक्टेट वाला थ्योरी अपने बाद में भी देखेंगे, लुईस ऑक्टेट थ्योरी, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो MgCl2, जैसे कि Mg में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl को एक इधर वाले Cl को, एक इधर वाले Cl को, तो MgCl2 कंपाउंड बनाएगा। तो जनरली ध्यान रखना, जनरली बोल रहा हूँ, जनरली मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो अपने पास में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ये बात ध्यान रखना, जनरली है, कम हर बार 100% एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जनरली बोल रहा हूँ, जैसे 90% या 95% केस में ये एप्लीकेबल होगा कि मेटल्स डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स वो तो अपने पास में आगे पढ़ेंगे ना, मेटलॉइड्स वगैरह की, वो तो दोनों तरह बिहेव कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल की तरह, तो वो तो डोनेट एक्सेप्ट दोनों हो सकते हैं। तो वो कुछ अपने आयनिक बॉन्ड की बात करें, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल्स डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं जनरली, तो उससे आपसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। कंडीशंस देखो, कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड क्या होती है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट शुड बी लो। देखो यहाँ पे क्या था, ये मेटल था, सोडियम, सोडियम मेटल था, तो इसको डोनेट करना था इलेक्ट्रॉन, तो इसको डोनेट करने के लिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, अपने पास में कम होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और कंडीशंस टू, दूसरी कंडीशन देखो, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो इतना जल्दी बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा अपने पास में। बताया था आपको मैंने कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बॉन्ड को उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे Cl माइनस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, तो वो उतनी जल्दी बॉन्ड को अट्रैक्ट किया। तो इनके बीच में बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस क्या है कि एक तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है तो वो फास्ट बनता है बॉन्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और द लेटिस एनर्जी ऑफ द लेटिस फॉर्म शुड बी वेरी हाई। लेटिस एनर्जी आपको बताया था मैंने, जैसे कि जो लेटिस बनाया था ना वो क्यूब वाला एक, तो वैसे लेटिस बनता है NaCl का। तो देखो Na पहले अपने पास एक गैसियस एटम था, Cl भी गैसियस एटम था, तो ये Na को पहले किस में चेंज करेंगे, अपने Na पॉजिटिव में चेंज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा के Cl को किस में चेंज करेंगे, Cl माइनस में चेंज करेंगे। अब ये दोनों NaCl का आयनिक लेटिस बनाएंगे जो क्यूबिक वाला था वैसा। तो जो Na प्लस और Cl माइनस जो आयनिक लेटिस बनता है, तो वहां पे जो एनर्जी चेंज आता है उसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ लेटिस, मतलब लेटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी हरजोत सिंह। सर जो आपने बताया MgCl2, हाँ जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी Mg की ज्यादा है, नहीं Cl की ज्यादा है ना, कैसे सर? Cl ही एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो मतलब देखो इलेक्ट्रॉन Cl की बताया था ना, राइट लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो Cl की ज्यादा होगी, बेसिक सी बात है। और Cl नॉन मेटल भी है अपने पास में, सर उसको एक हाँ जी मैं आपने बोला जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी।
पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है? यहाँ पे बहुत बाद की कंडीशंस है, बहुत सेम टाइप के एलिमेंट्स, जैसे आयरन +2 है, आयरन +3 है, तो आयरन +3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सेम एलिमेंट्स की बात है वो तो। ओके सर, ओके। ठीक है, और प्लस माइनस में माइनस की ज्यादा होगी। माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है कि अट्रैक्शन फोर्स कौन ज्यादा लगा रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जैसे कि Cl और फ्लोरीन होता है, उनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक ओके है, सर। उस हिसाब से है। हाँ जी आदित्य। सर जो आपने वो क्यूबिक वाला डायग्राम बनाया था, हाँ जी, सर वहाँ पे आपने लिखा था कि मतलब Na के आसपास 6 एटम्स होंगे Cl Cl की, के। हाँ जी। तो सर फिर जब वे बॉन्ड बनाते तो Cl में 6 तो होते नहीं है। हाँ मतलब जब वही तो कह रहा था, आयनिक बॉन्ड क्या रहता है कि एक टाइम पे ना बहुत सारे एटम्स के साथ में अट्रैक्ट रहता है। मतलब अपने को देखो, ऐसे नहीं है कि एक Na के बाद में 6Al है और एक Cl के बाहर भी 6Na होंगे, एक Cl के बाहर भी कितना होंगे, 6Na होंगे, तो वो अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे के कंप्लीटली। तो इसलिए वो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, वहां पे लेटिस बनाते हैं, तो उसी को लेटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो जो लेटिस एनर्जी होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होनी चाहिए लेटिस एनर्जी, ताकि वो स्ट्रॉन्ग लेटिस बना सके। तो इसलिए अपने पास में बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो नॉट डाल के लिखना, द आयनिक बॉन्ड इज नॉट नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन द नेचर। अगर लेटिस स्लो होगी तो बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, मतलब बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे कंडीशंस क्या देखे, आयनिक बॉन्ड के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा बॉन्ड होने के लिए उस बात में देखो, लेटिस एनर्जी क्या होती है फिर से बता देता हूँ। एक अपने पास में जो क्यूब बनाया था, क्यूब में क्या होता है कि लेटिस मॉलिक्यूल्स पास पास में रहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। ठीक है, तो उसको तोड़ने की जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास में लेटिस एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी रिमूव होगी इसमें, तो वो अपने पास में क्या लेटिस एनर्जी हो जाएगी। तो लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो बॉन्ड क्या होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो लेटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी अपने पास में जो आयनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए कंडीशंस बना रहे हैं, तो उसी के हिसाब से। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो नॉन रिजिड नॉन डायरेक्शनल नेचर का मतलब ये क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक और वीडियो में दिखाता हूँ आपको, मैं ऑन करता हूँ वीडियो। चलो अपने कल करेंगे ना, या फिर मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ से अपने नोट से, क्योंकि अभी फिर ज्यादा हो जाएगा। चलो ये, चलो ठीक है, बाद में करेंगे। ओके बाय।